वेलकम टू श्री राम ट्यूटोरियल। आज हम लोग देखेंगे मॉडल सेट 2 साइंस का। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। दोस्तों किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि f बराबर r/2 सही संबंध है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए कहता है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। दोस्तों सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। और दोस्तों पिछले बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी है। तो दोस्तों अधिकतम दूरी जब पूछते हैं तो हो जाएगा अनंत। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजारने के पश्चात सबसे कम झुकता है। दोस्तों सबसे कम कौन झुकता है, लाल रंग झुकता है, और सबसे अधिक नीला। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी कि जो मानव आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है यानी कि छवि बनता है वो कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। दोस्तों आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो उसमें नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में करते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है होमवर्क के रूप में कि आप लोग बताइए कि जो मोटर वाहन का हेडलाइट होता है, यानी कि मोटर वाहन का जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। अगर आपको उत्तर पता है तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं आठवां क्वेश्चन को। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों निकट दृष्टि के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। चलिए उसके बाद देखते हैं नौवां क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। दोस्तों विद्युत धारा हम लोग कौन से उपकरण से मापते हैं, तो विद्युत धारा हम लोग आमीटर से और गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। तो देखिए आपको ऑप्शन में आमीटर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर होगा। और अगर गैल्वेनोमीटर ना दे करके आमीटर रहेगा तो हमारा उत्तर होगा वो आमीटर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 10वां क्वेश्चन। कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों इसको मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मैक्सवेल। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है विभवांतर का ये सही मात्रक होता है। दोस्तों विभवांतर का ये सही मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का ये सही मात्रक होता है वोल्ट। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो देखिए जब हम लोग प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 13 नंबर सवाल कहता है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। दोस्तों चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, काल्पनिक होती है। अब देखिए चुंबकीय बल रेखा किसको कहते हैं, तो मान लीजिए कि यह एक चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो देखिएगा कि उसका जो बल रेखा होता है वो कुछ इस तरह से होता है, आप लोग बुक में भी देखे होंगे, फिगर में इस तरह से होता है। तो ये वास्तव में हमको चुंबक के बाहर नहीं दिखता है, हम कल्पना करते हैं कि यह इस तरह का होता है। वैज्ञानिक इसको प्रूव किया है कि जो चुंबकीय बल रेखा होता है वो इस तरह का होता है, यानी कि वह काल्पनिक रेखा होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 15 नंबर सवाल कहता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन हो जाएगा इसमें, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा सौर ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी कि कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो अभिसारी उत्तल और अपसारी अवतल।
चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। दोस्तों प्रकाश का प्राथमिक वर्ण यानी कि रंग कौन कौन होता है, तो लाल, हरा और नीला होता है। लेकिन ऑप्शन में आपको लाल, हरा, नीला तीनों दिया हुआ है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। दोस्तों नेत्र का रंगीन भाग यानी कि आंख का जो रंगीन भाग होता है वो होता है आइरिस। कौन होता है, आइरिस होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि 1 HP बराबर होता है, तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए जो 20वां प्रश्न है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। दोस्तों मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा होता है, तो देखे होंगे आप लोग आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में या फिर कहीं पे इस तरह से एक डंटी लगा हुआ रहता है और इसमें लेंस लगा हुआ रहता है। देखिए इसमें बीच में लेंस लगा हुआ रहता है, तो इसी को कहा जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इसमें कौन सा लेंस होता है, तो इसमें उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए किसमें क्वेश्चन कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होता है। तो दोस्तों जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो चालक में कौन सा कण गतिशील होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। कौन सा कण होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो गतिशील होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 22वां क्वेश्चन कहता है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। दोस्तों एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो आवेश का एसआई मात्रक है। दोस्तों आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, और कूलम को ही एम्पियर घंटा से सूचित किया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 23वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वाट के बराबर है। दोस्तों वाट के बराबर कौन है, तो जूल पर सेकेंड है। कौन है, जूल पर सेकेंड। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है विद्युत धारा का मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यानी कि CO2 गैस है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 26वां क्वेश्चन कहता है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो जब हम लोग काली चूना पर जल डालेंगे तो इसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलता है, यानी कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर, Hg यानी कि पारा, Ag और Au यानी कि सोना, चांदी, कॉपर और मरकरी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है, कॉपर होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है चूना जल का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 2। क्या होता है, CaOH का होल 2। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। यानी कि कोई विलयन है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि वह कैसा क्या होगा, क्षार होगा। और क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक कौन है, 11 है और 10 है, यानी कि A और B दोनों होगा। यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 31वां सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। दोस्तों एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत आसान है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए कहता है कि उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो दोस्तों उच्च वाष्पीय अम्लों को सोडियम लवण को कहा जाता है साबुन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साबुन कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। दोस्तों इसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। CHO के किसको कहते हैं, CHO को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। OH किसको कहते हैं, अल्कोहल को कहते हैं। COOH किसको कहते हैं, अम्ल को कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग सभी अभिक्रियाशील मूलक को याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या। तो दोस्तों जब हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का त्रिज्या है वो घटता जाता है। क्या होता है, परमाणु का त्रिज्या है वो घटता जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नांकित तत्वों में उसके धातुई गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो दोस्तों धातुई गुण के अनुसार अगर हम लोग अधातु गुण के अनुसार हमको सजाना है तो सबसे पहले होगा लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ये हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि सिलिकॉन क्या है, तो दोस्तों सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या है, सिलिकॉन एक उपधातु है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 38वां क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। दोस्तों विद्युत धनात्मक तत्व कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा उत्तर सोडियम, यानी कि सोडियम है वो त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो यह कैसा हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। दोस्तों टिहरी बांध कहाँ है, तो टिहरी बांध है उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। दोस्तों किरोसिन में हम लोग डुबाकर किसको रखते हैं, तो सोडियम को हम लोग किरोसिन में डुबा करके रखते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं कहता है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। दोस्तों अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, तो देखिए आपको सर्फ एक्सल, उसके बाद दिया हुआ शैम्पू, उसके बाद दिया हुआ इजी सर्फ, उसके बाद दिया हुआ उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सर्फ एक्सल से हम लोग तीनों को बनाते हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है सौर सेल में किसका उपयोग होता है। दोस्तों सौर सेल अर्धचालक का बनाया जाता है, और अर्धचालक कौन है, तो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सिलिकॉन। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं करते हैं। तो दोस्तों खाना बनाने वाले ईंधन में हम लोग सीएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि 2Cu प्लस O2 और डैश उसके बाद 2CuO। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो देखिए कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, तो आपको ध्यान दे करके चारों को देखना पड़ेगा, और आपको देखिए परमाणु का यौगिक किसमें गिनना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर Pb है और यहाँ पर Pb, यहाँ पर हो गया एक। उसके बाद देखिए NO इसमें कितना बार है, NO2 5 बार है, इसमें NO2 कितना बार है, सिर्फ 2 बार है, तो यह असंतुलित है, यानी कि यह संतुलित नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत आसान है। उदासीन विलयन का पीएच मान, तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है कितना, 7 होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल कौन है, तो CH3COOH। देखिए जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन का मात्रा होगा वो उतना दुर्बल होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि क्रायोलाइट अयस्क है। दोस्तों क्रायोलाइट, कोरंडम, ये सब किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि पोटेशियम का परमाणु संख्या, तो पोटेशियम का परमाणु संख्या 19, कैल्शियम का 20। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम। तो देखिए फॉर्मिक अम्ल है वो चींटी के डंक में पाया जाता है, और दोस्तों फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र। दोस्तों इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा, तो इथाइल यानी कि ईथ में 2 कार्बन, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, C2H5OH। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 52। देखिए कहता है कि एल्काइन कौन है। दोस्तों एल्काइन इसमें कौन है, तो आप लोग देखिए एल्काइन इसमें हो जाएगा C2H2। उसके बाद देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र बहुत आसान है, C12H22O11। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि एसिटिलीन में कार्बन के बीच में कितने सहसंयोजक का बंध होते हैं। तो एसिटिलीन होता है C2H2, और इसमें कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 55 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज है। तो श्वसन के अध्ययन हम लोग कौन से बीज से करेंगे, अंकुरित बीज से करेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि मानव वृक्क यानी कि मानव का जो किडनी है किस प्रणाली का एक हिस्सा है। तो मानव का जो किडनी है वो उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए उसके बाद देखिए 57 नंबर सवाल कहता है कि पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो जाइलम यानी कि जल से जाइलम, जल से जल, तो पानी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि 58 नंबर कहता है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो आपको पता होगा कि श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि फलों को पकाने को कहता है कि निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों फलों को पकना हम लोग किससे नियंत्रित कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इथिलीन, इसी को एसिटिलीन भी कहा जाता है।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। दोस्तों न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वो कौन सा है? डेंड्राइट है। क्या है? डेंड्राइट, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, डेंड्राइट। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आपातकाल हार्मोन है। दोस्तों आपातकाल हार्मोन कौन है? तो देखिए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो देखिए 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एड्रीनलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एड्रीनलिन, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 62 नंबर सवाल, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। दोस्तों अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है? तो अनैच्छिक क्रिया यहाँ पर हो जाएगा चबाना नहीं है। चबाना हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार चबा सकते हैं, यानी कि यह ऐच्छिक क्रिया है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि मानव का गर्भ का अवधि कितना होता है। आप लोग जानते होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। कितना होता है? 9 मंथ, यानी कि 9 मंथ को हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 270 दिन होगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। तो 1985 में। कब हुआ था? 1985 में, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है। दोस्तों मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में। किस में होता है? ईस्ट में होता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो देखिए श्वसन तंत्र से देखिए कौन कौन संबंधित है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है डायरिया, टीबी, निमोनिया। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा डायरिया, यहाँ पर देखिए कौन कौन सा रोग है। वो श्वसन तंत्र, यानी कि श्वास लेने में हम जो बाधा डालता है। तो यहाँ पर कौन कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा टीबी, एक होता है टीबी और दूसरा होता है निमोनिया। क्या होता है? टीबी और निमोनिया, यानी कि आदमी को टीबी अगर हो जाता है तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, और निमोनिया में भी सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी एवं सी दोनों। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 67 नंबर सवाल, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है। देखिए कहता है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो वह सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या होता है। दोस्तों ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? तो हाइपरटेंशन होता है। क्या होता है? हाइपरटेंशन। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि निम्न में से, कहता है कि परजीवी पादप का उदाहरण है। दोस्तों परजीवी पादप, यहाँ देखिए पादप मतलब होता है पेड़ पौधा। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, परजीवी मतलब होता है, परजीवी पादप पूछा गया। दोस्तों परजीवी मतलब होता है दूसरे पर आश्रित रहना, और इसमें पादप है। तो देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक, ये सब क्या है? तो ये सब है वो जीव है, लेकिन पादप कौन है? तो कसकूटा है। क्या है? कसकूटा है, इसको कहा जाता है अमरलता। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो निलय के द्वारा पंप किया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। दोस्तों हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सा है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है जनन संचालित रोग है। दोस्तों जनन संचालित रोग कौन है? तो देखिए सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया तीनों है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। दोस्तों पुष्प का यानी कि फूल का बाहरी भाग होता है बाह्य दल पुंज। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि ब्लड ग्रुप ए का एंटीबॉडी होता है। दोस्तों ब्लड ग्रुप ए का एंटीबॉडी कौन होता है? बी होता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को निम्नलिखित से कौन नियंत्रित नहीं करता है। दोस्तों इसमें बहुत सारा स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिन होगा। इसका उत्तर क्या होगा? गैस्ट्रिन होगा। और दोस्तों ये 100% सही आंसर है। अगर आपको कोई गलत बताया है तो आप उस पर विश्वास नहीं कीजिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिन हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि पादप वृद्धि हार्मोन। दोस्तों पादप वृद्धि हार्मोन कौन है? यानी कि पेड़ पौधे को बढ़ने में सहायक कौन है? तो जिबरेलिन है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है दोस्तों? एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन एक आप लोग जानते होंगे कि हार्मोन है। तो यहाँ पर देखिए एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन, तो दोस्तों एंड्रोजन है वो एक मेल हार्मोन है, यानी कि जो मेल में होता है वो होता है एंड्रोजन, और एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल में होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि मटर को अपने प्रयोग में कौन चुना था? दोस्तों मटर को अपने प्रयोग में कौन चुना था? तो मेंडल ने चुना था, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।